Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to talk about the Constitution of USA, and it is our second lecture on the Constitution of USA. Before this we talked about the introduction of the Constitution of USA, and we discussed the salient features of this very constitution, the importance of the constitution with respect to understanding other constitution with the help of the Constitution of USA, one thing. And we also discuss the importance of this constitution from the examination point of view, how it can help you in your political science paper 2, and how it can help you in constitutional law paper. And we discussed about the salient features of the constitution, and we talked about a lot of things. So if you have listened to my previous lecture, you might not know about the written character of this, the conventions and usages in this constitution. We talked about rigidity, we talked about the federal character, we talked about the supremacy of the constitution, we talked about the judicial review, the checks and balances system, we talked about the separation of powers, we talked about the judicial review, the independence of judiciary, right? We talked about the division of powers, popular sovereignty, republicanism, we talked about the powers of president, dual citizenship. So all these form the constitution of USA. And then we are going to discuss in today's class the details of all these characteristics or salient features, right? So the first question that might come to your mind is that what are the factors responsible for the growth of the Constitution of USA, right? तो जैसे हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा कि उसका जो ग्रोथ है वो कन्वेंशंस और कस्टम्स की वजह से हुआ, या दैट वेंट थ्रू एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस, वो एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरा यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि वो एक अनरिटन डॉक्यूमेंट है, मतलब वो रिटन में मौजूद नहीं है। इसी तरह जब हम बात करते हैं यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है कि ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी कंसिडर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, लेकिन सवाल ये है कि इसकी जो डेवलपमेंट है, वो ग्रोथ है, वो किस तरह हुई। परफेक्शन तो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, ये तो आम बात है, कोई इससे इनकारी नहीं है, दैट परफेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर। तो इसी तरह एक ही ड्राफ्ट में परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आना, ये भी थोड़ा सा जो है नामुमकिनात के करीब है, लाइक इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये है कि वक्त के साथ साथ एक चीज़ खुद ब खुद जो है परफेक्ट हो जाता है, या एक स्ट्रगल जो परफेक्शन की है वो जारी रहती है। अब आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान का आईन तो पहले बना 1956 का, फिर जो है 1962 का, फिर बना 1973 का, और इसको कहा जाता है कि 1973 जो है दैट इज़ द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। 1956 में जो खामियाँ थी, 1962 में जो खामियाँ थी, वो 1973 में निकाली गई और एक आपको एक ज़बरदस्त आईन मिला, ठीक है। तो इसी तरह अमेरिका के आईन में भी हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती है। शुरू में ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, उसमें खामियां थी, फिर वक्त के साथ साथ वो खामियां निकाली गई और इसका एक ग्रोथ हुआ, एक बढ़ोतरी हुई, डेवलपमेंट आया इसमें। आज हम वही फैक्टर्स पढ़ेंगे जिसकी वजह से इसका ग्रोथ हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें हम अगर जान लेते हैं, चंद बातें ऐसी हैं जो मैं पिछले लेक्चर्स में डिस्कस भी कर चुका हूँ, और उनमें से पहली बात यह है कि इट इज़ द ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया का ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरी दुनिया का। इससे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन, मुख्तसर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं,
7 आर्टिकल्स, 7 आर्टिकल्स। एक बात, तो कितना ब्रीफ हुआ। एंड इट इज नॉट मोर देन 7,000 वर्ड्स। फिर ये 7,000 अल्फाज से ज्यादा भी नहीं है, ठीक। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, सो इट इज द ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें 200 सालों से ज्यादा हुए हैं, ठीक है। 1789 4 मार्च को ये इन इफेक्ट आया। फरहान दाजेब कहते हैं कि टॉपिक क्या है। हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए पढ़ रहे हैं, सेकंड लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए का, और टॉपिक्स में आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। एक पोस्ट भी सेफ2 में दिया है। आज हमने पढ़ना है कि किन वजूहात या सोर्सेस की वजह से यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ग्रोथ कर गया, इसके जो अमेंडमेंट प्रोसेस है क्या है, और फेडरलिज्म जो है, फेडरलिज्म ये क्या चीज़ है, क्या बला है ये फेडरलिज्म, स्टेट्स के पास क्या पावर्स हैं अमेरिका में, और सेंटर के पास क्या इख्तियारात हैं। बस ये आज ये 3 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ, ठीक है। अच्छा, तो अब बात हो रही थी कि ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, 7,000 अल्फाज से ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 7 आर्टिकल्स है। और जब से ये इफेक्ट में आया है, इसमें आज तक सिर्फ और सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुए हैं, 27 अमेंडमेंट्स। अगर इस कैरेक्टरिस्टिक को हम समझने की कोशिश करें तो 200 सालों से ज़्यादा, मोर देन 200 ईयर्स, 238 ईयर्स तकरीबन बनते हैं कि 238 सालों में सिर्फ और सिर्फ इसमें 27 अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है। और जो 27th अमेंडमेंट है उसको अमेंड करने के लिए जो है तकरीबन 120 ईयर्स लगे। 120 साल बाद जो है, 120 साल पहले इसकी प्रपोजल हुई, फिर वक़्त के साथ साथ बार बार इसको डिस्कस किया गया, हाँ चलते चलते जो है अभी हालिया जो है 27 अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड भी कहलाता है। चलो रिजिडिटी पर हम बात करेंगे इसी लेक्चर में थोड़ा आगे जाकर। अभी हम बात करते हैं कि इसका जो फैक्टर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन, इसकी इवोल्यूशन के लिए, इसकी इर्तिका के लिए, ठीक है, वो क्या है। सबसे पहले अमेंडमेंट्स आते हैं, ठीक है, कि ये इवॉल्व कर गया विद द हेल्प ऑफ अमेंडमेंट्स। उसमें अमेंडमेंट्स हुए। अमेंडमेंट्स के बारे में बताऊं कि 200 सालों में सिर्फ और सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुए हैं। आप लोगों की किताब में 26 लिखा है, लेकिन ये जो है अभी पुराना फिगर है। अभी जो है 27 अमेंडमेंट भी हुआ है। तो आप लोग जो है जब पेपर में लिखेंगे तो 27 ही लिखेंगे, अगर MCQs आता है तो 27 ही लिखेंगे, और अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है तो भी 27 आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये तो चंद बातें। अब इसमें जैसे ये आईन बना, इसमें चंद खामियां थी, ख़ास तौर पर बिल ऑफ राइट्स या फंडामेंटल राइट्स के लिहाज से। तो इन लोगों ने क्या किया, पहले जो है 10 अमेंडमेंट्स ये तो जल्दी ही कर लिए, उसी टाइम कर लिए, ताकि लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ बिजनेस या प्रॉपर्टी रखने का हक, फ्रीडम ऑफ लाइफ, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, ये सब कुछ जो है उसकी जो बुनियादी हुकूक है वो उसको मिले। तो इस लिहाज से उसमें उसी टाइम जो है अमेंडमेंट्स हुए। और ये भी कहा जाता है कि 1913 से लेकर 1920 तक, ये 7 ईयर्स हैं, 7 ईयर्स, इसमें जो है 6 अमेंडमेंट्स हुए। वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें अमेंडमेंट होना इंतहाई मुश्किल काम है, फिर 7 सालों में 6 अमेंडमेंट का होना, ये हैरानकुन बात भी है। तो इसका मतलब ये भी है कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन अगरचे
एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अमेंडमेंट होना बहुत मुश्किल है, फिर भी जब ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग आइन को छेड़ने से या उसको अमेंड करने से कतराते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। जब जब ज़रूरत पड़ी इन लोगों ने अमेंड किया, लेकिन छोटी छोटी बातों पर अमेंड नहीं करते। जैसे पाकिस्तान में होता आया है, 1973 में आइन बना और 1973 के बाद अगर देखा जाए तो उसमें इस 1973 के आइन में भी 25 से ज़्यादा जो है इन लोगों ने अमेंडमेंट्स कर लिए हैं। बस जो शख्स आता है, ज़िया आया उसने अमेंडमेंट कर ली, फिर जो है ये मुशर्रफ आया उसने अमेंडमेंट कर लिए, फिर बेनज़ीर आई उसने अमेंडमेंट कर लिए, नवाज शरीफ आया उसने अमेंडमेंट कर लिए। बस जो पार्टी आती है अपने साथ अमेंडमेंट भी ले आती है और वो अमेंडमेंट कर जाते हैं। ठीक है, तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो इतने तेज़ी से अमेंडमेंट नहीं होते, लेकिन 1913 से 1920 ये 7 सालों के दौरान 6 अमेंडमेंट्स का होना ये बड़ी हैरानकुन बात है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये फिर इस बात का सबूत भी है कि अगरचे ये द मोस्ट रिजिड है, उसके बावजूद भी जो है इसमें अमेंडमेंट्स का जो क्या है, जो रास्ता है इसने रखा हुआ है कि जब भी ज़रूरत पड़े ये लोग अमेंड कर जाते हैं। एनी हाउ इतनी आसानी से अमेंडमेंट नहीं होती, क्यों नहीं होती वो आगे चलकर बताऊंगा। अच्छा, एक तो अमेंडमेंट्स की वजह से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ग्रोथ कर गया, वो इवॉल्व कर गया। ठीक है, अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है लॉ। दूसरा पॉइंट क्या है, लॉ के कांग्रेस ने भी आइन की जो इवोल्यूशन है उसमें अपना एक अहम किरदार अदा किया। ठीक है, कांग्रेस ने, जाहिरी बात है कांग्रेस का काम क्या है, हम कांग्रेस मीन्स पार्लियामेंट, पार्लियामेंट पाकिस्तानी लैंग्वेज में हम कहते हैं उसको, वहाँ का जो पार्लियामेंट है उसका नाम है कांग्रेस। इतने बेसिक इंफॉर्मेशन तो आप लोगों के जहन में होने चाहिए। फिर वहाँ का जो कांग्रेस है वो 2 हाउसेस पर मुश्तमिल है, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स लोअर हाउस और दूसरा है सेनेट अपर हाउस। ठीक है, अब ये कांग्रेस का काम क्या है। सर योर वीडियो इज़ इंटरप्टिंग। मेरे लिहाज से तो यहाँ तो सब कुछ ठीक है, आप लोगों को देखना चाहिए कि मसला किधर है। ठीक है, अगर किसी और को भी ये मसला आ रहा है तो फिर काइंडली मुझे बता दें। यहाँ से तो ठीक है। अच्छा, सेकंड ग्रोथ लॉ से हुई। लॉ मतलब कानून, कानून जो बनाता है वो इदारा क्या है, पार्लियामेंट होता है। अमेरिका में उसको कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, तो कांग्रेस कानून बनाता है, चाहे वो जुडिशरी के लिहाज से हो, मतलब कितने जजेस बैठेंगे, सुप्रीम कोर्ट में कितने बैठेंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी सैलरीज वगैरह। फिर ये कानून जो है ये सब कुछ कौन करता है, कांग्रेस करता है। लेजिस्लेचर के इख्तियारात, कानून साजी के इख्तियारात, तमाम के तमाम इख्तियारात फिर कांग्रेस के पास हैं और वो ये काम करते हैं। और वक़्त के साथ साथ जितने भी कवानीन बनाए गए वो जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की इवोल्यूशन में अपना किरदार या कंट्रीब्यूशन अदा करते गए। इसके बाद है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। अच्छा, चलो अभी देख लें कि अभी नेट का कोई मसला आ रहा है आप लोगों को कि नहीं तो फिर कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ये है कि अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी ने एक बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया। और उसके बारे में मैं आप लोगों को आपकी किताब से ही एक कोट सुनाता हूँ जो आपको इस जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प करेगा। वो ये है कि मनरो ने कहा, मनरो रिमार्क्स, वन माइट ऑलमोस्ट से दैट इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट अंडरगोज सम चेंजेस एवरी मंडे व्हेन द सुप्रीम कोर्ट हैंड्स डाउन इट्स डिसीजन। कि जब भी हर मंडे को, ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड फॉर्म है लेकिन चलो मंदरो ने कहा तो आप भी याद कर लें कि हर मंडे को जब भी सुप्रीम कोर्ट नया डिसीजन देती है तो
यहाँ इस डिसीशन में की वजह से इसके आइन में नई तब्दीली आ जाती है, एक नई इवोल्यूशन होती है। हम इसको इम्प्लाइड पावर्स भी कहते हैं। इम्प्लाइड पावर्स मीन जो हिडन पावर्स हैं। चलो इम्प्लाइड पावर्स पर आगे चलकर मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दूंगा कि इम्प्लाइड क्या है, हिडन मीनिंग्स क्या है, किस तरह जज जो है उसको इंटरप्रेट करता रहता है। तो जब एक फैसला सुनाया जाता है, जज साहिबान आइन की इंटरप्रिटेशन करते हैं कि इस आइन के इस आर्टिकल के इस तशरीह के मुताबिक ये फैसला इस तरह सुनाया जाएगा, फिर ये बाद में कानून बन जाता है और सब जो है उसको फॉलो करने लगते हैं। इस बात को आगे जब मैं इम्प्लाइड पावर्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। फिर हमारे पास है डेवलपमेंट बाय एग्जीक्यूटिव। हाँ, एग्जीक्यूटिव मतलब सदर साहब ने भी इसके पावर्स में इख्तियार या कॉन्स्टिट्यूशन की इवोल्यूशन में एक अहम किरदार अदा किया। जैसे जब सदर आए, कुछ प्रेसिडेंट्स ऐसे आए जो बहुत पावरफुल थे। उसमें लिंकन भी शामिल है, उसमें रोजवेल्ट भी शामिल है, उसमें विल्सन भी शामिल है, उसमें जो पहला प्रेसिडेंट है वाशिंगटन वो भी शामिल है। अब वाशिंगटन ने क्या कहा कि एक सदर 2 दफ़ा के लिए बैठेगा, बस ये बाद में कानून भी बन गया। ठीक है, 2 टर्म्स के लिए एक सदर आ सकता है। पहले ये आइन में लिखा नहीं था, ये सिर्फ उसने एक कन्वेंशन बना दी बस। फिर आगे चलकर ये 1948 में फिर इस पर कानून साजी की गई और अब जो है हर सदर जो है 2 टर्म्स के लिए मतलब 4 साल 8 साल के लिए आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। एक बात। दूसरी बात, कैबिनेट सिस्टम। जो कैबिनेट अपने लिए सदर बनाता है, ये भी एक कन्वेंशन और ये भी वाशिंगटन ने कहा था और इसकी वजह से ये बन गया और ये फिर आइन का हिस्सा भी अभी है। इसके बाद है हमारे पास कन्वेंशंस। कन्वेंशन ने अलग एक किरदार अदा किया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के इवोल्यूशन में। कन्वेंशंस क्या है अमेरिका में? कन्वेंशंस जो है किरदार अदा किया यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में भी, और कन्वेंशन एक अहम हिस्सा होता है तकरीबन हर कॉन्स्टिट्यूशन में। आप लोग मेरे साथ ये पढ़ भी लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वैसे भी हमारा सब्जेक्ट भी है। अच्छा, तो एक चीज़ है कि सदर जो है इनडायरेक्टली इलेक्ट होगा। अब ये क्या है, आइन में तो ये लिखा है कि सदर की जब इलेक्शन होगी वो इनडायरेक्ट होगी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये डायरेक्ट बन गया। अब जो इलेक्शंस होते हैं अमेरिका में, अगर आप लोग देख ले, अगर ये लोग अपने जो इलेक्टोरेट होते हैं या इलेक्टोरल जो कॉलेज होता है, लोग उसको वोट देते हैं और फिर वो जाकर सदर को वोट देते हैं, जिसकी बिना पर वो सदर बनता है। तो बज़ाहिर तो लगता है ऐसा है कि ये इनडायरेक्ट है, लेकिन अमूमन जितने भी वोट्स डाले जाते हैं वो सदर को डाले जाते हैं, सदर को जहन में रखते हुए कि सदर कौन है, ट्रंप है या जो बाइडन है। उसको नहीं देखते कि कौन सा शख्स खड़ा है, बल्कि लोग जब वोट डालते हैं तो ये देखते हैं कि मैं वोट बाइडन को दूंगा या मैं वोट डोनाल्ड ट्रंप को दूंगा। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो वोट इनको डायरेक्टली पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जितने भी इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स हैं वो जीत जाते हैं, वो अपना वोट सदर को दे देते हैं, बाकी उसका काम ख़त्म। वो जो है कांग्रेस नहीं जाते। पाकिस्तान में तो फिर भी जो है हम रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पार्लियामेंट भेजते हैं, फिर पार्लियामेंट में ये लोग जाकर सदर को भी वोट देते हैं और प्राइम मिनिस्टर को भी वोट देते हैं। ठीक है, और अपने लिए जो है काबीना और ये सब कुछ ये लोग अपने लिए खुद बनाते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट की इलेक्शन में हिस्सा तो ज़रूर लिया जाता है, लेकिन जैसे ये लोग प्रेसिडेंट इलेक्ट कर देते हैं, इनका काम ख़त्म, बस ये वापस अपने घरों को पहुंच जाते हैं। तो ये एक कन्वेंशन बना हुआ है। अच्छा, और ये आज तक चला आ रहा है। इसी तरह सेनेटोरियल कोर्टेसी एक टर्म है कि जब भी कोई भी प्रपोजल या कोई भी जो है चलो प्रपोजल ही कह ले, सदर की तरफ से सेनेट को मिले, तो सेनेट के पास ये इख्तियार नहीं है कि उससे इनकार कर ले। अगरचे आईनी तौर पर
वो हैं वो इनकार कर सकते हैं, सदर के फैसले को डिसअप्रूव कर सकते हैं, लेकिन होता ऐसा नहीं है। ये भी एक कन्वेंशन बना हुआ है और आज तक है, इज्जत करते हैं सदर के फैसलों की। इसको हम सेनेटोरियल कोर्टेसी कहते हैं। अच्छा, चलो ये चंद बातें ऐसी हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है? पाकिस्तान को भी, चलो इसके सिस्टम को भी थोड़ा सा हम इस में शामिल कर देते हैं। फेडरल सिस्टम वो होता है जिसमें जो है सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान पावर्स का जो है डिवीजन होता है। डिवीजन ऑफ पावर्स हम इसको कहते हैं। सेंटर के पास अपने इख्तियारात होते हैं और सूबों के पास अपने इख्तियारात होते हैं। अमेरिका में जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास अपने इख्तियारात होते हैं और जो स्टेट्स हैं उसके पास अपने इख्तियारात होते हैं, और हम फिर इसको कहते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम इसको यूके के साथ कंपेयर कर ले तो यूके में यूनिटरी सिस्टम है। यूनिटरी में तमाम के तमाम पावर्स जो हैं सेंटर के पास होते हैं। वहाँ पर सूबों का कंसेप्ट, स्टेट्स का कंसेप्ट या उनके पावर्स का कंसेप्ट नहीं होता। सब फैसले जो हैं सेंटर की तरफ से होते हैं। लेकिन जब फेडरलिज्म की बात आ जाए तो इसमें डिवीजन ऑफ पावर्स की थ्योरी मौजूद है। इसमें कुछ पावर्स जो है सेंटर के पास होते हैं और कुछ पावर्स जो है वो स्टेट्स के पास होते हैं। पाकिस्तान में कुछ पावर्स जो है सेंटर के पास हैं, फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं, और कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मतलब सूबाई हुकूमतों के पास मौजूद हैं। जो बड़े बड़े पावर्स होते हैं जैसे कि आर्मी रखना, डिफेंस हो गया, फॉरेन रिलेशंस हो गए, फॉरेन नेशंस के साथ ट्रिटीज़ हो गई, मुआहदे हो गए, ठीक है, ये सब कुछ जो है सेंटर के पास होता है। सूबों के पास फिर क्या है, जैसे हेल्थ आ जाता है, जैसे एजुकेशन आ जाता है, जो छोटे मोटे बाकी मानदा चीज़ें हैं ये फिर सूबों को मिल जाते हैं। अब आप लोगों ने देखा नहीं होगा कि पाकिस्तान का एक सूबा सिंध ले ले, पुख्तनख्वा ले ले, बलूचिस्तान ले ले, वो जाए और वो दूसरे मुल्कों के साथ मुआहदे करें। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये काम फेडरल गवर्नमेंट का है। इसी तरह अमेरिका में भी जो है यही है कि चंद चीज़ें ऐसी हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 सेक्शन 8, ठीक है। तो 18 पावर्स ऐसे हैं जो कि यूएस के कांग्रेस ने दिए हैं सेंटर को। 18 पावर्स, उसमें टैक्स कलेक्शन आ गई, ड्यूटीज आ गई, फॉरेन ट्रेड आ गया, इंटर स्टेट कॉमर्स आ गया, नेचुरलाइजेशन, कॉमन डिफेंस, जनरल वेलफेयर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब कुछ जो है सेंटर को मिले हैं। साथ में सेंटर को फिर ये भी बताया गया है कि चंद चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप नहीं छेड़ सकते। उसमें आपके फंडामेंटल राइट्स आ गए कि आपके फंडामेंटल राइट्स को छेड़ा नहीं जा सकता। इवन स्टेट्स को भी फिर यही कहा गया है कि स्टेट्स भी जो है एक इंसान की जो फंडामेंटल राइट्स है, उसकी जो फ्रीडम है, उसकी जो लिबर्टी है, उसको नहीं छेड़ा जा सकता, ठीक है। और चंद फिर पावर्स ऐसे हैं कि जो सूबों को भी दिए गए हैं, जिसमें फिर जिसमें फिर सेंटर का काम नहीं होता। जैसे मैंने आप लोगों को मिसाल एजुकेशन की दे दी, जैसे मैंने आप लोगों को मिसाल हेल्थ की दे दी, ठीक है। तो फिर वो इसमें अच्छा चंद चीज़ें ऐसी हैं जिसको स्टेट को मना किया गया है कि आप उससे इनकारी हैं या आप नहीं कर सकते। जैसे आप अपनी आर्मी नहीं बना सकते, ठीक। जैसे आप दूसरे ममालिक के साथ जो है मुआहदे नहीं कर सकते। अगर करने भी है तो ये काम फेडरल गवर्नमेंट का है और फेडरल गवर्नमेंट ये सब कुछ करेगा। बाकी जो बाकी मानदा पावर्स हैं वो स्टेट्स को मिल जाते हैं। अच्छा, अगर हम इस लिहाज को देख ले तो हमें एक चीज़ नज़र आती है कि ठीक है, वो चंद चीज़ें ऐसी हैं जो डिफेंस और आर्मी और टैक्सेस वगैरह लगाना, ये तो
सेंटर का। बाकी भी तो बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। अब सूबे जो हैं अपने डेवलपमेंट, अपना बजट खुद पास करती हैं, अपने सूबाई जो है उसकी हुकूमत होती हैं, फिर सूबाई मुलाजिमीन भी जो है उसी के अंडर काम करते हैं, वो उनको सैलरीज भी देती हैं। उनको जो है अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो NFC अवार्ड में उसको अपना एक हिस्सा भी मिल जाता है, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट से। साथ में जो है इसको इवन फेडरल गवर्नमेंट जो है आर्मी इनको भी प्रोटेक्ट करती रहती है वगैरह वगैरह। तो चंद चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो हमें ये नज़र आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वीक होती है। अमेरिका में भी यही नज़र आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वीक है। अच्छा, अब आते हैं कि फिर अमेरिका में इतना जो है सेंटर या फेडरल अथॉरिटी क्यों इतनी मजबूत है? वाई द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सो स्ट्रांग इन अमेरिका? उसके वजूहात क्या है? क्यों सदर इतना पावरफुल है? क्यों अमेरिका का कांग्रेस इतना पावरफुल है? क्यों जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका है, जो जुडिशरी है, वो क्यों इतनी पावरफुल है? उसके वजूहात भी बता देता हूँ। बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल बात है, लॉजिक और रेशनैलिटी भी मान लेती है। अगर आप पेपर में भी लिखते हैं तो अपने ही अल्फाज में लिखें, लेकिन टर्मिनोलॉजी सिर्फ यही यूज़ करें। एक चीज़ जिसकी वजह से सेंटर को बहुत ज़्यादा इख्तियारात मिले, इसमें सबसे बड़ा रोल अदा किया जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने। और वो किस लिहाज से? डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर्स। यहाँ पर मैं इम्प्लाइड पावर्स को 2-3 मिनट एक्सप्लेन भी करूँगा। इम्प्लाइड पावर्स जो मतलब हिडन पावर्स हैं, जो बाय वर्डिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे गए हैं, लेकिन उसका जो मतलब है, इंटरप्रिटेशन है, उससे निकाला जा सकता है। जैसे आप लोग जैसे मौलवी साहब कुरान की तशरीह कहता है कि बस इस आयत की तशरीह ये है और इसकी बिना पर जो है हमारे बहुत ज़्यादा सेक्ट्स भी बने हुए हैं। शिया लोगों ने अपनी तरीके से इंटरप्रेट किया, बरेलवियों ने अपने तरीके से, अहले हदीस ने अपने तरीके से, हर फिरके ने कुरान को अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। इम्प्लाइड जो हिडन मीनिंग्स है, हर एक ने उसी एक आयत से या उसी एक कुरान से अपने अपने मीनिंग्स निकाले हुए हैं, ठीक है। ये एक मिसाल हो गया। दूसरी मिसाल में अगर आप लोगों को कह दूं, एक सेंटेंस में बता दूं, इम्प्लाइड मीनिंग आप लोग उससे खुद निकाल लें। एक ये है जैसे कि एक लड़का अगर कह ले कि आई हैव 2 चिल्ड्रन, ठीक है। अब एक लड़का ये कहता है कि आई हैव 2 चिल्ड्रन, कि मेरे 2 बच्चे हैं। तो इसके पीछे अगर आप एक दूसरा सेंटेंस या एक दूसरी मीनिंग निकाल लें तो ये निकाल सकते हैं कि इसका मतलब ये है, इम्प्लाइड मीनिंग तो ये है दैट ही इज मैरिड, कि उसके अगर 2 बच्चे हैं तो इसका मतलब ये है दैट ही इज हैप्पीली मैरिड। ये मीना गुलाले ने ये लिखा। हाँ, अब ये ही इज हैप्पीली मैरिड, ठीक है। अब ये इसकी इम्प्लाइड मीनिंग हो गई, हिडन मीनिंग हो गई। अब एक लड़का कहता है कि आई हैव कार्स, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो इसका इम्प्लाइड मीनिंग क्या है कि ये रिच है, वो अमीर होगा, ठीक है। अब एक अगर आप लोग CSP बनते हैं और आप कह दें कि आई एम अ CSP, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप बड़े मेहनती भी हैं, आपने मेहनत की है, आप एक सिविल सर्वेंट है, ठीक है। इसी तरह आप एक ब्यूरोक्रेट हैं। ये सारी फिर उसकी मीनिंग, आप इंटेलिजेंट भी हैं, आप काबिल भी हैं, आप ब्यूरोक्रेसी का हिसाब, ये सारी फिर उससे ये बातें निकाली जाती हैं। तो इस तरह जो है जब जब ज़रूरत पड़ी सेंटर को पावर्स की, तो इम्प्लाइड पावर्स की जो डॉक्ट्रिन इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने सेंटर की मदद की और लोगों को कहा कि इस इम्प्लाइड पावर्स की वजह से सेंटर के ये इख्तियारात हैं। अब मैं 1-2 मिसाल भी यहाँ से आप लोगों की किताब से कोट कर लेता हूँ। एक ये है कि आइन में ये लिखा है कि जो कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, दैट इज इन द कंट्रोल ऑफ सेंटर, वो सेंटर के पास है। कि सेंटर जो है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के जो जराए है उसको सेंटर कंट्रोल करेगा। अब ये तो आ गया। अब स्टेट्स के दरमियान जो कॉमर्स होता है, ये अल्फाज जो है आइन में नहीं है। इम्प्लाइड पावर्स में इस
आर्टिकल को यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चून के कोर्ट के पास ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के कंट्रोल करने के इख्तियारात हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर स्टेट्स के दरमियान कॉमर्स भी होता है तो ये इख्तियारात भी तो फिर उसके हो जाते हैं, सेंटर के हो जाते हैं। ये एक मिसाल है। दूसरी मिसाल यहाँ पर एक और भी लिखी गई है कि वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के जितने भी काम हैं वो सेंटर के पास हैं, कि वो सोशल वेलफेयर के लिए अगर कोई काम करता है तो सेंटर के पास ये मजाज है, ये इख्तियार है, ये अथॉरिटी है कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करें। तो अब बात आ जाती है कि ओल्ड एज इंश्योरेंस स्कीम्स की बात आ जाती है। अब सवाल तो ये बनता है कि ये ओल्ड एज इंश्योरेंस स्कीम ये सेंटर के पास हो या सूबों के पास हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेलफेयर, जो सोसाइटी की वेलफेयर है, ये तमाम के तमाम इख्तियार तो सेंटर के पास है, लिहाजा ये भी सोशल वेलफेयर में ही आता है कि ओल्ड एज जो इंश्योरेंस स्कीम है फिर ये भी सेंटर के पास होगा। तो ये इसी तरह इम्प्लाइड पावर्स की वजह से अमेरिका का जो आईन है इवॉल्व करता गया, और साथ में जो सेंटर की जो अथॉरिटी है वो बढ़ती गई, और हर दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर की मदद की। एक बात। दूसरी बात जिसकी वजह से सेंट्रल अथॉरिटी पावरफुल बन जाती है वो ये है दैट अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट्स होते हैं, ठीक है, और जब भी अमेंडमेंट्स होते हैं उसमें जो है, जब भी अमेंडमेंट्स होता है थोड़े थोड़े पावर जो है सेंटर को मिलते गए कि सेंटर के पास ये भी इख्तियार है, सेंटर के पास ये भी इख्तियार है, सेंटर के पास ये भी इख्तियार है। इवन यहाँ पर अगर आप लोग का यहाँ पर मिसाल दे दूँ तो 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात किसको मिले? सूबों को मुंतकिल हुए, ऑटोनमस हो गए सूबे। लेकिन अभी जो 2018 के बाद जब पीटीआई की हुकूमत आई उसने क्या कहा कि 18वीं तरमीम को ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, या जो है उसमें चेंजेस की जाए। चंद चीज़ें ऐसी हैं कि जो सूबों के पास नहीं होनी चाहिए वो सेंटर के पास है। अभी तक उसमें न चेंजेस हुए न उसको ख़त्म किया गया है, लेकिन एक प्रपोजल है, मौजूद है। शायद 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 50 साल बाद उसमें चेंजेस हो जाए और वो पावर जो 18वीं तरमीम में सूबों को दिए गए सूबों से लिए जाएं और सेंटर को दिए जाएं, तो इसी तरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावरफुल बन जाएगा। तो अमेंडमेंट्स के जरिए भी सेंटर को इख्तियारात मिलते रहे अमेरिका में। फिर एक और चीज़ हुई, ये बड़ी ज़बरदस्त लॉजिकल पॉइंट है, और वो ये है कि फिजिकल, इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस अमेरिका में आई, ठीक है। अब इसकी मिसाल क्या दूँ? पहले जब अमेरिका फिजिकल चेंजेस की बात कर लेते हैं 13 स्टेट्स थे, फिर बढ़ते 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 50 स्टेट्स हो गए। अब 50 स्टेट्स जो है उसमें कुछ छोटे स्टेट्स हैं, कुछ बड़े स्टेट्स हैं। जो छोटे स्टेट्स हैं वो तो यही चाहेंगे कि सेंट्रल अथॉरिटी पावरफुल हो कि बड़े स्टेट्स छोटे स्टेट्स को कहा ना जाए। तो वो तो जाहिर बात है वो सेंट्रल अथॉरिटी को फेवर करते हैं कि सेंटर ज़्यादा मजबूत हो ताकि जो छोटे लोग हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए, जो गरीब स्टेट्स हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको एक्सप्लॉइट ना होने दिया जाए, ठीक है। तो 50 स्टेट्स आ गए, तो सब ने कहा कि सेंट्रल अथॉरिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि स्टेट्स के माबेन जब भी बड़े बड़े मसाइल या इश्यूज आ जाए उसको हल करने के लिए पावर की ज़रूरत है, और पावर सेंटर के पास होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने थॉमस हॉब्स को भी पढ़ा है कि लोगों ने क्यों जो है सॉवरन बनाया, तो इसी तरह जो है जो ज़्यादा पावर्स हैं सेंटर को दिए गए, ठीक है, ताकि जो 50 स्टेट्स हैं उसके दरमियान जितने भी मसाइल हैं सेंटर अच्छे तरीके से हल कर सके, ठीक। इकोनॉमिक चेंजेस भी आए। इकोनॉमिक ये है कि वक्त के साथ साथ बिजनेस भी बढ़ते गए, इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ती गई, और जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो भी अमेरिका की चेंज हुई, जिसकी वजह से जो है पीटीआई नॉट पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, तो बात हो रही थी जनाब किस चीज़ की? इकोनॉमिक कंडीशन। अच्छा, तो वो तो ज़ाहिरी बात है, इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है अमेरिका, 50 स्टेट्स भी आ गए, कुछ स्टेट्स की इकोनॉमी कमज़ोर है, कुछ की बड़ी है। तो वही बात आ जाती है कि सेंटर जितना पावरफुल होगा तो उतनी ही जो है वो इक्वालिटी भी कायम रख सकेगा, और सोशल चेंजेस भी आए, लोगों में भी चेंजेस आए, जिसकी वजह से जो है अब आप लोग सिविल वार की मिसाल ले लें।
ठीक है, ग़ुलामों की जो है आज़ादी की बात ले लें, और वहाँ पर जो है वाइट लोग और ब्लैक लोग आ गए। ठीक है, अब वक़्त के साथ साथ अगर वाइट और ब्लैक लड़ते रहें और सेंटर ने अपना रोल अदा नहीं किया तो फिर तो ये बिल्कुल ये मुल्क ही ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग सेंटर की ज़रूरत है, जो कि अब बन चुका है। इसी तरह जो है स्लेवरी, अब्राहम लिंकन ने सिविल वार में जो है एक अहम किरदार अदा किया। जो स्टेट्स के दरमियान जो जंग थी नॉर्थ और साउथ के दरमियान, वो अब्राहम लिंकन ने ख़त्म की। इवन प्रोक्लेमेशन ऑफ जो है फ्रीडम ऑफ स्लेवरी जो है, स्लेवरी को मुकम्मल ख़त्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया। तो ये काम जो है मजबूत सेंटर की वजह से हुआ। मजबूत सेंटर को लाने में अहम प्रेसिडेंट्स ने भी काम अदा कर दिया। उसमें प्रेसिडेंट वाशिंगटन भी शामिल है, अब्राहम लिंकन भी शामिल है, विल्सन भी शामिल है, और जिसने जो है अपने इख्तियारात से भी इवन तजावज़ किया और अमेरिका की जो हालात है उसको कंट्रोल किया। एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं, वो ये है कि कॉन्फिडेंस इन नेशनल गवर्नमेंट, हमेशा लोगों ने नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पर ट्रस्ट किया, उसमें जो है कॉन्फिडेंस रखा। और वो ये है कि कभी भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसने अमेरिका को तोड़ा, बल्कि अमेरिका को या तमाम स्टेट्स को जोड़ा। ठीक है, चाहे वार्स की सूरत में हो, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, स्टेट्स की जो है अमेरिका को प्रोटेक्ट किया गया और फ़ायदा जो है अमेरिका को हुआ, नुकसान नहीं हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार हो, जिसकी वजह से जो है स्टेट्स को प्रोटेक्ट किया गया, आर्मी ने हमेशा जो है एक अहम रोल अदा किया और अमेरिकन को प्रोटेक्ट किया, बजाय इसके कि उसको खुदा के रहम करम पर छोड़ दिया। तो अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो ये बात जाहिर है। अच्छा, जंगें जब लड़ी जाती हैं तो एक स्टेट अकेले तो जंग नहीं लड़ सकता, तो वो फिर क्या करता है, यूनिटी चाहता है, मजबूत आर्मी चाहता है, और आर्मी सेंटर के पास होती है। तो फिर सारे स्टेट चाहते हैं कि ये सेंटर मजबूत हो, ताकि आर्मी मजबूत हो, ताकि उसको जो है सही तौर पर प्रोटेक्ट किया जाए। और एक ऐसी दुनिया जहाँ पर किसी भी वक्त जंग लड़ी जा सकती है, तो वहाँ पर सेंटर का मजबूत होना लाजमी है। अच्छा, अब आते हैं ग्रांट्स की तरफ। पैसे जिसके पास होता है, पावर्स भी उसके पास होता है, उसकी बात भी सुनी जाती है। तो सेंटर के पास ज़्यादा पैसा है, वो सूबों को या जो स्टेट्स हैं उसको हमेशा ग्रांट्स देते रहता है, पैसे देता रहता है, हेल्प करता रहता है। ठीक है, तो जब सूबे जो है या जो स्टेट्स हैं वो सेंटर से हमेशा पैसे लेते रहते हैं, तो फिर उसकी अथॉरिटी तो इन लोगों ने माननी है। और यही वजह है कि अमेरिका की जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो मजबूत से मजबूत तरीन और मजबूत तर होती रही वक़्त के साथ साथ। और यही चंद वजूहात हैं जिसकी बिना पर हम कहते हैं कि अमेरिका में फेडरलिज्म है, लेकिन फेडरलिज्म के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी भी है। अच्छा, ये भी हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा अमेंडमेंट की तरफ कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किस तरह होती हैं। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, आसानी से समझा देता हूँ आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में। सबसे पहले बात तो ये है कि मैंने आप लोगों को कहा लेक्चर के शुरू में दैट इट इज़ द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। अब रिजिडिटी क्या है? रिजिडिटी से मुराद ये है कि इसमें अमेंडमेंट्स आसानी से नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बी इजीली अमेंडेड। ठीक है, थोड़ा सा पाकिस्तान को भी इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, इवन यूके को अगर लेते हैं तो यूके भी कंपेयर कर लेते हैं। यूके में जब भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है तो एक पार्लियामेंट है और वही सॉवरेन अथॉरिटी है, और वो अमेंडमेंट करे तो बस करे, जो भी इवन it can make everything, any law, it can pass any law except to make a man a woman and a woman a man, सिवाय इसके कि एक आदमी को औरत और औरत को आदमी बना दे। इसके बगैर यूके का पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है, और वो भी सिंपल मेजॉरिटी के साथ। ठीक है, बस सिंपल मेजॉरिटी मिले, बस कानून बन गया, बात ख़त्म। फिर जुडिशल रिव्यू भी वहाँ पर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई उससे पूछ गुछ नहीं कर सकता। पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी भी है और पार्लियामेंट की डिक्टेटरशिप कह ले तो ये भी गलत नहीं होगा।
अच्छा, पाकिस्तान में कह ले तो पाकिस्तान में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, दोनों हाउसेस से, लोअर हाउस और अपर हाउस में 2/3 मेजॉरिटी आ गई तो फिर सदर साहब जो है दस्तखत कर देता है और एक चीज़ जो है अमेंड हो जाता है 2/3 मेजॉरिटी के साथ। अमेरिका में भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अब सवाल ये है कि फिर ये रिजेक्ट कैसे हुआ? 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान में भी है, 2/3 मेजॉरिटी अमेरिका में भी है, तो फिर बात ही ख़त्म। फिर इसमें एक चीज़ है जो कि अमेरिका का जो अमेंडमेंट सिस्टम है बड़ा रिजिड बनाती है, और वो ये है कि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस, कांग्रेस में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है वहाँ पर भी 2/3 मेजॉरिटी, फिर जो सेनेट है वहाँ पर भी 2/3 मेजॉरिटी, फिर सदर से भी उस पर दस्तखत अप्रूवल लिया जाता है, फिर उसके बाद जो है ये 50 स्टेट्स की तरफ ये कानून जाता है और उसमें 3/4 मेजॉरिटी के साथ जो है उसको रेटिफाई किया जाए, तब ही ये अमेंडेड होगा, अदरवाइज नॉट। तो ये स्टेट्स की जो रेटिफिकेशन आई बीच में, ये बड़ी ख़तरनाक बात है, क्योंकि 50 स्टेट्स हैं और 3/4 का मतलब ये है कि 38 स्टेट्स ने लाजिमन जो है उसको रेटिफाई करना है। अब स्टेट्स में हमेशा जो है जंगें भी होती हैं। अब पाकिस्तान में 4 सूबे हैं और कभी ये यूनाइट नहीं होते एक बात पर। इवन जब नेम की बात आ जाए तो सब लड़ते हैं कि इसमें सिंध को ख़तरा है, केपी वाले कहते हैं कि इसमें केपी को ख़तरा है, हमारी ज़राअत तबाह हो जाएगी, उसकी ज़राअत तबाह हो जाएगी, फ़ायदा जो है पंजाब को होगा फ़ायदा। तो ये इसको यूनाइट करना ये बड़ा मुश्किल है। तो ये 4 सूबे हैं, इतना मसला है, तो अगर 50 स्टेट्स हो तो फिर कितने मसाइल होंगे। फिर अगर आपको बता दूँ इंटरेस्टिंगली कि अमेरिका में तकरीबन कहा जाता है कि 4000 प्रपोजल्स आए अमेंडमेंट्स के लिए, 4000, और 200 सालों में सिर्फ और सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुए। तो अब अगर देख ले कि कितना बड़ा रेशो है। 4000 आपको बातें करे कि ये चीज़ अमेंड करे, वो करे, वो करे, लेकिन 4000 में से इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आज तक 27 जो है अमेंड किए हैं। 27, 4000 आउट ऑफ 4000। तो कितना मुश्किल काम है वहाँ पर अमेंडमेंट। तो इसलिए कहा जाता है कि इट इज़ द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। और तरीक़ेकार ये है कि ये दोनों हाउसेस से 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास होगा, फिर 3/4 मेजॉरिटी के साथ जो है ये बाकी तमाम स्टेट्स जो 50 स्टेट्स हैं उससे भी पास होगा, तब जाकर ये एक एक्ट और या ये बिल या एक कानून बन जाएगा। चलो, ये भी होता है। दूसरा तरीक़ेकार भी है कि वो स्टेट्स की तरफ भी हो सकता है कि 50 स्टेट्स हैं, उसमें 2/3 जो स्टेट्स होते हैं वो एक प्रपोजल दे दे कांग्रेस को, तो फिर कांग्रेस जो है उस पर अपनी कार्रवाई कर सकता है, और उसी तरीके से फिर लोअर हाउस से भी पास होगा, अपर हाउस से भी पास होगा 2/3 मेजॉरिटी के साथ, और फिर जाकर ये वापस जो है 50 स्टेट्स की तरफ आएगा, और अगेन जो है 3/4 जो मेजॉरिटी है उससे अगर ये पास हो जाता है तो फिर ये कानून बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, इन चीज़ों को जहन में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसमें यहाँ पर कुछ पिक्युलरिटीज़ भी लिखी हैं, अजीब चीज़ें भी लिखी हैं कि एक अमेंडमेंट हो रहा था जिसने 80 साल लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि टाइम पर कोई कदगन नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है कि बस आपने प्रपोजल दिया, एक हाउस से पास हुआ तो ज़रूर जो है अब ये अगले हाउस से और फिर स्टेट से एक ही साल के अंदर अंदर नहीं, फिर 80 साल लगे उसको अमेंड करने में, 80 साल, 80 ईयर्स। फिर बाद में इन लोगों को एहसास हुआ कि नहीं, 80 साल बहुत ज़्यादा है, इसको कम करते 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 7 ईयर्स कर दिए। अब 7 ईयर्स जो है टाइम है कि अब 20th और 21st अमेंडमेंट जो है इसके मुताबिक जो है इन लोगों ने कह दिया है कि स्टेट्स की तरफ से जब भी अमेंडमेंट होती हैं तो 7 ईयर्स में हो तो बेहतर है। अच्छा, एक और भी पिक्यूलियरिटी ये है कि स्टेट्स की तरफ से जब एक अमेंडमेंट रेटिफाई हो जाए तो वो अपना डिसीजन वापस नहीं ले सकते। अब 50 स्टेट्स हैं, 38 ने अमेंडमेंट जो है रेटिफाई कर दिया, अप्रूवल दे दी, तो बस ये फिर वापस अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते हैं। हाँ, अगर रिजेक्ट कर दिया
तो रिजेक्शन में इनके पास दोबारा भी रिव्यू का एक ऑप्शन मौजूद है, दोबारा नज़रसानी कर सकते हैं, दोबारा अपनी राय दे सकते हैं। अच्छा, 2/3 मेजॉरिटी पर भी ये लोग चुप है कि 2/3 मेजॉरिटी क्या है। 2/3 मेजॉरिटी जो है, जो प्रेजेंट मेंबर्स होते हैं हाउसेज में, उसकी 2/3 मेजॉरिटी, या 2/3 मेजॉरिटी तमाम मेंबर्स की, चाहे उस दिन प्रेजेंट हो या ना हो। तो उस पर भी आइन खामोश है, कुछ नहीं कहता। ठीक है, इसी तरह जो है इस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ है। एक क्रिटिसिज्म तो ये है कि इतनी रिजिडिटी जो है डेमोक्रेसी के खिलाफ है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि इसके आइन में एडाप्टेबिलिटी और एडजस्टेबिलिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम ये भी नहीं है। तो लिहाजा ये भी एक किस्म की गलती है, नहीं होनी चाहिए। और चौथा क्रिटिसिज्म या तीसरा क्रिटिसिज्म ये है कि माइनॉरिटी जो है मेजॉरिटी को डिफीट कर सकती हैं। जैसे कि अभी मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर 37 स्टेट्स एक चीज़ को रेटिफाई कर ले और 13 उसको रिजेक्ट कर ले, तो 13 की बात मानी जाती है। 3/4 मेजॉरिटी तो नहीं मिली, तो 13 की बात मान ली जाती है। और 37 ने एक स्टेट, एक छोटा स्टेट भी जो है बात या एक अमेंडमेंट को ख़राब कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उस पर थोड़ी सी क्रिटिसिज्म भी मौजूद है। अच्छा, अब इसी के लिहाज से मैं आपको पेज 192, पेज 193 और पेज 194 इस पर एक टॉपिक मौजूद है कि जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, 26 अमेंडमेंट्स हुए हैं, क्या क्या है, फर्स्ट अमेंडमेंट क्या है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 26 तक जितने भी अमेंडमेंट्स हैं ये 2-3 पेजेस पर लिखे हुए हैं। अब ये आप लोग खुद ही रीड कर ले, टेक्निकल चीज़ें हैं, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं होती, सिर्फ रीड कर ले और समझ ले कि क्या क्या है। कोई क्वेश्चन है तो अभी आप लोग कर सकते हैं जी। इसी टॉपिक के लिहाज से कोई क्वेश्चन है कि अमेंडमेंट का प्रोसेस हो गया, डिवीजन ऑफ पावर्स हो गया, फेडरलिज्म क्या है, और साथ में जो है वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ क्या कहते हैं, फॉर द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जी। अच्छा, टेस्ट के हवाले से थोड़ी सी बात बता दूं तो आप लोग टेस्ट की तैयारी पकड़ें। 4 तारीख को आप लोगों का टेस्ट होगा। रीडिंग राइटिंग मस्ट है, रिवीजन के बगैर CSS करना ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। कोई भी चीज़ जब आप रिवीजन नहीं करते, आप भूल जाते हैं, आपको याद ही नहीं होता, तो रिवीजन जो है आप अपने लिए रखें। और ये जो मैं टेस्ट देता हूँ इसमें अगर आप लोगों ने देखा है तो मैंने वीकली टेस्ट और इस महीने जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं उसको दोबारा जो है आप लोगों को टेस्ट में शामिल करके दे दिया है, ताकि आपको टेस्ट भी मुश्किल ना लगे और साथ में वो सारी चीज़ें जो आप पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कर लें। जब एक दफ़ा आप इस दफ़ा जब टेस्ट दोगे तो जैसे पिछले टेस्ट में आप लोगों ने 30, 40, 50, 60 मार्क्स लिए, इस दफ़ा शायद आप लोग 70, 80 भी ले जाएं। ठीक है, तो रिवीजन जो है दैट इज़ इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट। इसके बगैर कोई और रास्ता नहीं है। पॉलिटिकल साइंस पेपर 1, पेपर 2, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये 4 किताबें हैं। ये बग़ैर रीडिंग के, बग़ैर राइटिंग के और बग़ैर रिवीजन के किसी को याद नहीं हो सकते। 300 मार्क्स हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ 300 मार्क्स नहीं है, बल्कि ये 400-500 बन जाते हैं अगर आप लोग इसकी एप्लीकेशन समझ लेते हैं और आप लोग इसको पाकिस्तान अफेयर्स में यूज़ कर सकते हैं, करंट अफेयर्स में यूज़ करते हैं, ऐसे में यूज़ करते हैं। आप इसको जो है इवन US हिस्ट्री अगर आप लोगों का टॉपिक है, इवन जेंडर इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, ठीक है, पॉलिटिकल है, हमारे पास जो है लिटरेसी वगैरह, अगर आप यही क्लासेस यही चीज़ें वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं तो ये आपको 700-800 मार्क्स में जो है हेल्प कर सकता है। ये 3 जो है किताबें या 4 किताबें, तो इसके लिहाज से फिर एक्सटेंसिव रीडिंग, राइटिंग और रिवीजन, ये 3 चीज़ें जो है लाजमी है। In US how the clashes are resolved between central government and states conflicts। मिसाल के तौर पर क्या
ये मीना गुलाल किस तरह स्टेट्स के दरमियान और ये रिजॉल्व होते हैं। जितने भी मसाइल आते हैं स्टेट्स और ये क्या है सेंटर के दरमियान, तो उसके लिए तो एक इदारा मौजूद होता है फेडरल स्टेट्स में, और वो होता है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें फिर ये लोग जा सकते हैं और अपने मसाइल हल कर सकते हैं। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन ने तो सब कुछ लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है फिर डिसाइड करता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार होता है कि वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान जब मसाइल आ जाएं उसको हल करे, कीपिंग इन व्यू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, so for now it's enough. Have a nice time. Enjoy yourselves. Thank you.